हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिवाइज अकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 66 पीपीएससी के पॉलिटी क्वेश्चंस को। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। तो सपोज कि आपको डेट याद नहीं है, बट यू नो कि दिसंबर 2019 में ये बिल आया था, ये एक्ट पास हुआ था। सो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। सो क्या था ये अमेंडमेंट एक्ट? तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो तीनों बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, यहाँ से जो भी रिफ्यूजीज आए हैं, जो कि हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं और क्रिश्चियंस हैं, इनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस इसमें एक क्लॉज है कि वो इंडिया में दिसंबर 2014 से पहले अराइव किए जाने चाहिए। अगर वो उससे पहले आए हैं, दिसंबर 2014 से पहले, तभी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। सो इसका क्या है आंसर? 11 दिसंबर 2019। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which Constitutional Amendment Bill? तो सबसे पहले तो ये एक्ट है क्या? 73rd Constitutional Amendment Act क्या है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया। तो व्हाट इज दिस? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेमोक्रेसी को लोअर लेवल पे लाना, डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना। तो इसके थ्रू क्या किया गया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दैट इज 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्योंकि ये जो बिल था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 1989 और इसका भी सेम पर्सपेक्टिव था। इसका भी पर्सपेक्टिव क्या था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। बट क्योंकि ये बिल रिजेक्ट हो गया राज्यसभा में, इसलिए ये एक्ट नहीं बन पाया। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट इज डी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, which one of the following is not the characteristic of decentralization? तो सबसे पहले what is decentralization? Decentralization refers to transfer of control of an activity or organization to several local offices or authorities rather than one single one. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक्टिविटी है, उसका कंट्रोल लोकल ऑफिसेज में डिवॉल्व करना। जो सेंट्रलाइज पावर होता है उसको लोकल ऑफिसेज में पावर को डिवॉल्व करना, यानी कि जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं उनको पावर देना, पावर ट्रांसफर करना और उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑटोनॉमी ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कि लोकल ऑफिसर्स को अगर हम पावर देंगे तो ऑफकोर्स उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को हम इसका मीनिंग इससे रिलेट किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो डिसेंट्रलाइज करता है अपने पावर को, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को देता है, दैट इज पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? तो ऑटोनॉमी तो ऑफकोर्स है, क्योंकि ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा तभी तो वो रूल कर सकता है, सेल्फ रूल कर सकता है। सेकेंड इज पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये भी होगा। थर्ड इज टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम पावर को डिवॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस रखेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस देंगे उसको, लोकल अथॉरिटीज को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन कॉन्फिडेंस, तो ये नहीं होगा। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज, तो ऑफकोर्स हम ट्रांसफर करेंगे पावर को, तो लोकल कम्युनिटीज को हम एम्पावर कर रहे हैं, तो ये होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम अगर पावर डिवॉल्व करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है लोकल कम्युनिटीज में, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना और उनको कॉन्फिडेंस देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में आया था वो 26 जनवरी 1950 को। तो आप एक्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये तीनों ही एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आए। तो इन तीनों एक्ट का रोल है इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है ये इंडिपेंडेंट इंडिया में है और कॉन्स्टिट्यूशन के
फोर्स में आने के बाद आया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, दैट इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रूल ऑफ लॉ। तो पहले हम समझते हैं रूल ऑफ लॉ है क्या। तो ये एक मैकेनिज्म, प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस और नॉर्म है जिसके थ्रू क्या किया जाएगा। तो इसका 3 कंपोनेंट है। पहला ये कि ये प्रिवेंट करता है आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, मतलब बिना किसी एविडेंस के हम आर्बिट्ररी जो अथॉरिटी पावर यूज करती है उसको ये प्रिवेंट करता है। सेकंड क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश करता है कि लॉ के आई में एवरीवन इक्वल, मतलब सब लोग जो है वो लॉ के आई में इक्वल है, लॉ के सामने सभी बराबर है। और थर्ड क्या है, इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स जो इंडिविजुअल का राइट है उसका रिजल्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स, सोर्स क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल, और कॉन्स्टिट्यूशन उससे डिराइव होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। तो ये इससे मिलता जुलता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स लॉ के सामने सभी बराबर हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वन एक्ट फॉर ऑल, एक एक्ट सबके लिए, वन लॉ सबके लिए और वन जुडिशरी सबके लिए। तो ये ऑप्शन जो है वो इससे मिलता जुलता है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसका यही मतलब है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है कि वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, मतलब कि एक एक्ट जो है वो सबके लिए बराबर है और एक ही जुडिशरी होगा जो कि सब लॉ को इन्फोर्स करेगा सब पे। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, यहाँ पे स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है। वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ये भी नहीं होगा। ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एक्ट्स फॉर वन, मतलब सारे एक्ट एक ही पर्सन के लिए है, और वन जुडिशरी फॉर ऑल, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो भी हमारे रूल ऑफ लॉ की प्रोविजंस हैं, जो कि हमारा बेसिकली जो सेकेंड प्रोविजन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका क्या मतलब होता है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 324 है ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन सब के इलेक्शन को वो कंडक्ट करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 324। हमारा अगला क्वेश्चन है which article gives the list of 29 functions to be performed by the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 243G, दैट इज ऑप्शन डी। तो आर्टिकल 240G के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि तीनों लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे, इन तीनों को पावर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 11 शेड्यूल में जो 29 मैटर्स है, 29 आइटम्स है, उस पर वो लॉ बना सकते हैं और उससे रिलेटेड फंक्शन कर सकते हैं, बट दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर उनको फंक्शन करने के लिए मतलब परमिशन देगा उसी पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 243G, दैट इज ऑप्शन डी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।